गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब हम पढ़ रहे थे तो मेरा लास्ट लेक्चर था थॉमसन मॉडल। दोस्तों, अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 7 पे बात करते हैं हम। लेक्चर नंबर 7 में दोस्तों हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बात हो रही है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो इसको जानने के लिए पहले नीचे दिए हुए फिगर को आप ध्यान से समझिए, फिर मैं इसको यहां से एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, रदरफोर्ड ने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, एटम के मॉडल को जानने के लिए यह रूल दिया था, यह मॉडल दिया था। दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे अल्फा रेज को निकाला। अल्फा रेज यहाँ लेड या यहाँ पे होल दिया हुआ है जिससे अल्फा रेज जा सके, लेड प्लेट बना हुआ है। और उन्होंने गोल्ड फॉयल यूज किया। बाद में उन्होंने सिल्वर और कॉपर फॉयल भी यूज किया, बट हम यहाँ गोल्ड फॉयल से पढ़ेंगे। गोल्ड फॉयल जो कि 0.004 सेंटीमीटर थिक है। तो दोस्तों, यह एक मूवेबल स्क्रीन है जिसपे जिंक सल्फाइड, यहां देखिए जिंक सल्फाइड का अंदर लेयर लगा हुआ है। यह स्क्रीन पे जब लाइट जाएगी, जब यह रेज जाएगी, टकराएगी, तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा। जिंक सल्फाइड का लेयर होने से यह फ्लैश ऑफ लाइट क्लियरली आपको आएगा। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया? पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहां से अल्फा रेज निकला। यह अल्फा रेज जब गोल्ड फॉयल से उन्होंने गुजारा, पास किया, तो देखा कि कुछ रेज सीधे निकल जाती हैं। तो जाहिर सी बात है यह स्क्रीन पे टकराएंगी तो फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी। कुछ रेज किसी एंगल पे घूम जाती हैं, देखिए यहां पे घूम जाती हैं, कुछ रेज घूम जाती हैं। और कुछ रेज यहां टकराने के बाद मोर देन 90 एंगल, अप्रॉक्सीमेट 180 एंगल भी कह सकते हो आप, पे वापस आ जाती हैं। इन्होंने ये बताया। दोस्तों, अब इसको बड़े लेवल पे समझते हैं। तो एक गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल को उन्होंने गुजारा था अल्फा रेज। तो जब गोल्ड फॉयल को हम, गोल्ड फॉयल में बहुत सारे एटम हो सकते हैं, तो मैंने अलग अलग एटम बनाया है गोल्ड फॉयल का। एटम ये अलग अलग एटम है उस गोल्ड फॉयल में। दोस्तों, हर एटम का अपना न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, प्रोटॉन चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव रख दिया। और देखा क्या? रेज ए को देखिएगा दोस्तों, ए की बात कर रहा हूं। रेज ए यह बताती है कि जैसे यहां से अल्फा रेज गई, यह सीधे निकल गई। रेज बी यह बताता है कि जैसे यह अल्फा रेज जा रही है, और जैसे यह किसी कांटेक्ट में आ रही, किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आ रही है, तो किसी एंगल पे घूम जा रहा है। देखिए, रेज बी जैसे सॉलिड के कांटेक्ट में आ रहा है, किसी एंगल पे घूम जा रहा है। दोस्तों, और रेज सी बताती है कि जैसे वह डायरेक्टली कांटेक्ट में सॉलिड के आ रहा है, वह मोर देन 90 या 180 डिग्री पे भी वापस आ जा रहा है। देखिए, यह रेज सी, यहाँ पे देखिए, यह रेज सी जा रही है और यहाँ पे सॉलिड से टकराने के बाद यह वापस हो जा रही है। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन आया? तो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन के लिए मैं बताने जा रहा हूं। यह फिगर आपने समझ लिया होगा, अब बताने जा रहा हूं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा आप। तो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट आया क्या? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये आया कि एटम का बहुत सारा पार्ट हॉलो है, क्योंकि रेज सीधे निकल गई थी। तो एटम का बहुत सारा पार्ट क्या है दोस्तों? हॉलो है, खाली है।
एटम का बहुत सारा भाग, बहुत सारा पार्ट खाली है, हालो है। ऑब्जर्वेशन सेकंड क्या आया? ऑब्जर्वेशन सेकंड आया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज हैवी अमाउंट में है, लेकिन किसी स्मॉल एरिया में है, छोटे से एरिया में है एटम के अंदर कहीं पे, जहां रेज क्लोज इन कांटेक्ट हो रही है या उनके कांटेक्ट में आ रही है तो किसी एंगल पे घूम जा रही है। उसको मान लिया गया कि वह एटम के सेंटर में है, ऐसा कह दिया गया कि एटम के सेंटर में है, क्योंकि एटम यह था दोस्तों और एटम का बहुत सारा एरिया खाली जा रहा था, ओपन था, तो कहीं मान लिया गया कि एटम के किसी सेंटर में या किसी टिनी एरिया में, स्मॉल एरिया में हैवली पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, हाई अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एटम का मौजूद है, उसको न्यूक्लियस कहा गया। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये कहा गया दोस्तों, थर्ड ऑब्जर्वेशन में कहा गया कि एटम के अंदर, यहां तो हमने बताया कि यह न्यूक्लियस है, पहले ऑब्जर्वेशन में बताया कि एटम का बहुत सारा पार्ट खाली है, दूसरे ऑब्जर्वेशन में बताया कि न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यह एटम के सेंटर में हो सकता है, ऐसा मेजर कर लिया गया। और तीसरी बात कही गई कि तीसरी पॉइंट ये बता रहा है कि रेज जब डायरेक्टली कांटेक्ट में है तो 180 डिग्री पे वापस आ जा रहा है या मोर देन 90 पे आ रहा है, इसका मतलब कि अंदर जो यह पार्ट है वह बहुत ही सॉलिड है, मतलब सॉलिड पार्ट है या रिजिड पार्ट है, यह बहुत ही रिजिड है। इसका मतलब कि अंदर का सॉलिड पार्ट बहुत ही सॉलिड है, रिजिड है, इसमें बहुत ज्यादा मास है। तो एक्सप्लेनेशन क्या आया? ऑब्जर्वेशन यह था हमारा, इससे हमने ऑब्जर्वेशन किया, जो फिगर हमने भी बताया उस फिगर का यह ऑब्जर्वेशन था दोस्तों, ऑब्जर्वेशन। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं दोस्तों, इसको और ओपन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट कि प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस में हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है, यह न्यूक्लियस सेंटर में होता है। डिफरेंट एटम के पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होंगे, पुनः बता रहा हूं, प्रत्येक एटम के न्यूक्लियस में हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है और यह उनके सेंटर में होता है। न्यूक्लियस पे होने वाले पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट एटम के लिए अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। पहला पॉइंट ये था जो लिखने की जरूरत है नहीं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं इसकी, यह एक एटम है, इसका न्यूक्लियस है, तो दोस्तों एटम का पूरा अपना डायमीटर होगा, उसी तरह से न्यूक्लियस का भी डायमीटर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह एटम का डायमीटर है, एटम का डायमीटर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर का, और न्यूक्लियस का होता है डायमीटर 10⁻⁻12 सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻13 सेंटीमीटर का। तो अब बात करते हैं, पहले बात में तो बताया हमने कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और अलग अलग एटम के लिए पॉजिटिव चार्ज डिफरेंट होंगे अपने न्यूक्लियस पे। दूसरे में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि एटम का डायमीटर है 10⁻⁸ सेंटीमीटर और न्यूक्लियस का है 10⁻12 सेंटीमीटर। तो क्या आया, अगर आप डायामीटर ऑफ एटम की बात कर दें और डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर दें तो क्या आप देख रहे हैं अंतर? देखिए दोस्तों, तो यह हो गया एटम का डायमीटर 10⁻⁸ और यह हो गया 10⁻13, तो अंतर आ गया 10⁵ का। मतलब हुआ दोस्तों कि डायामीटर ऑफ एटम 1,00,000 टाइम्स 10⁵ मतलब 1,00,000, 1,00,000 टाइम्स बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, ग्रेटर नहीं लिखेंगे, 1,00,000 टाइम्स डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस, डायामीटर ऑफ
न्यूक्लियस। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब एक्सप्लेनेशन का तीसरा पॉइंट करते हैं डिस्कस। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है क्या कि अगर हम इनका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम के टर्म में देखें तो वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात किया जाए, क्या डिफरेंस आता है दोस्तों? 10⁻⁻8 एटम है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और 10⁻⁻13 तो ये आपका आ गया 10⁻15। मतलब हो गया क्या दोस्तों कि एटम का वॉल्यूम ऑफ एटम 10⁻15 टाइम्स बड़ा है, ग्रेटर है इसके वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलिए दोस्तों, इसका मतलब कि एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम का यह डिफरेंस है। तो अगर इस डिफरेंस को आप स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो एटम आपका इतना बड़ा होना चाहिए और न्यूक्लियस इतनी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो ये होगा, इसका वॉल्यूम ये हो गया, इतना बड़ा हो गया। ये डिफरेंस है। अगली बात, चौथा पॉइंट दोस्तों, कि हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एटम के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या लिख हो गया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around nucleus in an orbit, अपने ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। तो यह हमने 4 एक्सप्लेनेशन कर लिया। तो जब एक्सप्लेनेशन इनका हो गया दोस्तों, तो अगली पॉइंट यह है कि इनका ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक भी यहीं पढ़ लेते हैं दोस्तों। चलिए ड्रॉबैक कर लेते हैं। तो ड्रॉबैक है क्या? ड्रॉबैक ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, RSC। तो ड्रॉबैक क्या है दोस्तों? तो ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक कि अब आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, यह न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में इनके अराउंड चक्कर काट रहा है, रिवॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो जब ड्रॉबैक यह हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होगा इलेक्ट्रॉन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन डेविएट होगा, डेविएट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ डेविएट होगा देन लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस होना संभव है, पॉसिबल हो गया। बट एटम इज स्टेबल, न्यूक्लियस या एटम भी कहिए इज स्टेबल दोस्तों, यह स्टेबल है। तो जब स्टेबल है
तो जाहिर सी बात है कि इनके स्टेबल होने के नाते इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या है, यह तो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोलैप्स विथ न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं होना है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ एनर्जी करेगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से कोलैप्स होगा। तो अगर यह होगा, इसका मतलब कि यह मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यह मॉडल कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ एनर्जी करेगा, जैसे चक्कर काटेगा। तो इसका मतलब चक्कर काटेगा तो कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स होना नहीं है क्योंकि एटम स्टेबल होता है, न्यूक्लियस इसका स्टेबल होता है, इसलिए कोलैप्स होना नहीं है। जब कोलैप्स होना नहीं है, इसका मतलब हो गया कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। means this model cannot explain stability of एटम। यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इस मॉडल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल न्यूक्लियस collide with electron and atom collapse, जबकि यह होता नहीं है दोस्तों, यह पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो यह मॉडल क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यहां लिख दूं, यहां लिखे हैं मीन्स दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। पहला पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सराउंडिंग न्यूक्लियस, जब रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। इसका मतलब कि कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल it is confirmed to continuous loss of energy of इलेक्ट्रॉन। इस मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का कंटिन्यूअस लॉस होना चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये होता नहीं है, ये संभव नहीं है। तो दोस्तों यह संभव है नहीं, इस मॉडल के हिसाब से कंटिन्यूअस लॉस होना चाहिए। तो क्यों नहीं है दोस्तों, मैं समझा रहा हूं, देखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस लॉस करेगा एनर्जी तो एक कोलैप्स कर जाएगा। तो कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी इसलिए नहीं है दोस्तों कि जो इनका स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम में डेफिनिट लाइंस की, डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की बहुत सारी डेफिनिट लाइंस होती हैं दोस्तों। जो कैलकुलेटेड या जो ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम इनका होगा, उस ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम में डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की डेफिनिट लाइंस होती हैं। तो डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की डेफिनिट लाइंस होंगी तो कंटिन्यूअस कैसे हुआ? तो इसलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इनका प्राप्त नहीं होगा। मतलब कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी हुई तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। इसलिए इनके ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम में डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की डेफिनिट लाइंस होती हैं। तो दोस्तों ये दोनों ड्रॉबैक था। तो फिलहाल रदरफोर्ड मॉडल में दोस्तों इतना ही। अगले मॉडल को अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।